सो हम कल के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक कल देखा था कि कौन सी चीज़ें कलर्ड होती हैं और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को देखा था। तो कलर वाले कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि वाई स्कैंडियम H2O 6 टाइम 3+ इज कलरलेस, whereas टाइटेनियम H2O होल 6 3+ इज कलर्ड। अब ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको कलर का एक ही रीज़न बताया था, डी ट्रांजिशन। तो होता क्या है, स्कैंडियम इस कंपाउंड के अंदर कौन से स्टेट में है, +3, और +3 के अंदर स्कैंडियम कैसा होता है, D0। D0 यानी उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो इट लैक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। सेकेंड चीज, टाइटेनियम में इस केस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर्ड होगा। तो ध्यान रखना, जब भी कलर का क्वेश्चन आएगा और कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो वहां पे मोस्टली रीजन क्या होगा आपका, डी ट्रांजिशन। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड और पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर क्या है, जैसे कि Zn2+ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, जिंक के आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s2 310। बट अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो हमेशा कहाँ से निकलते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या बचा, 3d10। 3d10 के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन से, सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, यानी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा होगा आपका, कलरलेस होगा। और सारे ही क्योंकि पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो कैसा सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगली चीज देखते हैं, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ के अंदर क्या होता है, आर्गन 4s0 3d9। D9 है तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए वो कैसा होगा आपका, एक तो कलर्ड होगा और दूसरी चीज पैरामैग्नेटिक होगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन से चीजें कलर्ड भी हो जाती हैं और वो पैरामैग्नेटिक भी होती हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब वो वीकली अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट से। नेक्स्ट चीज आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हमें ये देखना है कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, पहली चीज तो वो सारी रिडक्शन के फॉर्म में होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको स्टैंडर्ड माना हुआ है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर भी था। नेक्स्ट चीज क्या है, जितनी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो कुल मिला के 3 वैल्यूज पर डिपेंड करती है, आयनेशन एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी में 1 भी होती है और 2 भी होती है, क्योंकि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा देते हैं, तो उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है और सेकेंड वाला भी निकल जाता है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, एक एटम में किसी भी ग्रुप ऑफ एटम से कन्वर्ट करने की जो एनर्जी लगती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। और जब भी आप किसी आयन को एक्वस स्टेट में डालते हो तो वाटर उससे बॉन्ड बना देता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो क्योंकि हाइड्रेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है इसलिए वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन यहाँ पर हम बाहर से एनर्जी लगाते हैं इसलिए कैसे, एंडोथर्मिक। तो आपने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा, सॉरी सेकंड चैप्टर में, कि जो वैल्यूज थी वो किसी की पॉजिटिव होती थी, किसी की नेगेटिव होती थी। तो किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, अगर ये तीनों जो कि एंडोथर्मिक है, अगर इनका सम ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो वैल्यू अपने आप ही कैसे जाएगी, पॉजिटिव, कि पॉजिटिव वाले टर्म्स की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन नेगेटिव वाले टर्म्स। लेकिन अगर आप देखते हो कि किसी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है इन तीनों के सम से। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पर बुक के अंदर टेबल दे रखा है, इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो टाइटेनियम से लेके जिंक तक की वैल्यूज मेंशन्ड है। तो टाइटेनियम के वैल्यू होते हैं -1.63। ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इसका हाइड्रेशन वाला टर्म ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू इन तीनों के सम से। फिर आपने क्या देखा, ये लेस नेगेटिव हो गया और लेस नेगेटिव हो गया, फिर मोर नेगेटिव हो गया, फिर आप क्या देख रहे हो, लेस नेगेटिव हो गया, फिर और लेस हो गया, और लेस हो गया, फिर पॉजिटिव पहुंच गया, मतलब और कम नेगेटिव हो गया, और फाइनली और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो आप क्या देखते हो कि कोई ट्रेंड नहीं है, कभी कम हो जा रहा है, कभी वैल्यू बढ़ जा रही है, कभी वापस वैल्यू कम हो रही है, फिर से वैल्यू बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि वैल्यू में कोई ट्रेंड क्यों नहीं है, अगर घट रही हो तो घटते जाए, बढ़ रही हो तो बढ़ती जाए, तो वाई देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन वैल्यू ऑफ E0 M2+2M। M2+2M का मतलब होता है
कि जैसे टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम, इस तरीके का। अब आप ये सोच सकते हो कि स्कैंडियम क्यों नहीं है, तो कल हम ये देख चुके हैं स्कैंडियम क्या करता है, सीधा ही 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके +3 में पहुंच जाता है, तो वो 2+ वाला वैल्यू को लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि स्कैंडियम +3 में काफी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि +3 के अंदर वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेता है, यानी कि नोबल गैस। इसलिए यहाँ पे टाइटेनियम मेंशन नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन सॉरी, स्कैंडियम आपका +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, टाइटेनियम से लेकर जिंक तक शो होता है। आगे आप देखो, यहाँ पे कोई भी रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है। रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती है, कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती, किसी की फर्स्ट वाली ज्यादा होती है तो किसी की सेकंड वाली ज्यादा होती है, तो इनके अंदर वेरिएशन आएगा। और अगर यहाँ पे वेरिएशन आएगा तो इस पूरे टर्म की वैल्यू में कोई ना कोई वेरिएशन आएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, इनकी वेरिएशंस की वजह से यहाँ पर कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं हो पा रहा, ना ही एक डायरेक्शन में घट पा रहे, ना ही एक डायरेक्शन में बढ़ पा रहे। एक और यूनिक चीज आप देखोगे कि जो कॉपर की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई कॉपर वैल्यू इज +0.34, या सिंपली ये पूछ सकता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि देखो पॉजिटिव कब होते हैं, जब इनका सम ज्यादा हो। तो इनमें से कौन सी चीज कॉपर में सबसे ज्यादा होती है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर में बहुत ज्यादा होती है। क्यों, पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कॉपर क्या बन जाता है, कॉपर प्लस, और कैसा हो जाता है 3d10। और 3d10 आप जानते हो कैसा होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और उसमें से अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कॉपर के केस में जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी हो जाती है, और ये अगर बड़ी होगी तो इन तीनों का सम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, हाइड्रेशन से। तो पॉजिटिव वाले टर्म अगर बड़े हो गए तो ओवरऑल वैल्यू भी कैसे आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। तो कॉपर की वैल्यू इसीलिए पॉजिटिव होती है क्योंकि उसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है, which makes the sum of ionization enthalpies and enthalpy of atomization higher than hydration enthalpy। अगले स्लाइड में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।